बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स की रीडिंग का दूसरा सेशन है और आज की रीडिंग से पहले ये समझ लीजिए कि मिस्टर बार्थविक जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, उनका सिल्वर सिगरेट बॉक्स चोरी हो गया था और पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के बाद ये सिगरेट बॉक्स मिसेस जेम्स जॉन्स के घर से मिला था, जो कि मिस्टर बार्थविक के घर मुलाजमा थे और मिस्टर बार्थविक ने उन्हीं पर अपने शक का इजहार किया था। अब 8 दिन बाद अदालत में इस हवाले से मुकदमे की सुनवाई है ताकि मुजरिम को सजा दी जा सके। लेकिन उनके मुकदमे से पहले लावेंस फैमिली का मुकदमा चलता है, जिसमें जज ने यह तय करना है कि लावेंस फैमिली की बेटियों को हुकूमत की कस्टडी में लिया जाए या नहीं, क्योंकि उनकी वालिदा गुर्बत की वजह से घर छोड़कर चली गई थी और बाप बेरोजगारी के बाइस अपनी बेटियों को संभाल नहीं सकता था। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि इस मंजर का मकसद नाजरीन पर यह वाजे करना है कि कैसे मिस्टर बार्थविक जैसे अपर क्लास लोगों की वजह से मिसेस जॉन्स जैसी फैमिली का हाल भी लावेंस फैमिली जैसा हो जाएगा। यहाँ हमें 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरू के इंग्लैंड के अदालती निज़ाम की भी एक झलक मिलती है, जहाँ पर ताकतवर तबका बड़ी आसानी से अपनी मर्जी के फैसले करवा सकता था। So let's begin. 8 days have passed and the scene is a London police court at 1 o'clock. A canopied seat of justice is surmounted by the lion and unicorn. Canopied माना जो जगह है जहां पर जज बैठता है, उसके ऊपर एक छत सी बनी हुई है, तो इसलिए उसको कैनोपी कहा जा रहा है। और उसके ऊपर जो है तस्वीर बनी हुई है एक लायन की और एक यूनिकॉर्न की, जो कि अक्सर इंग्लैंड की अदालतों में जो है हमें नजर आती है। सो बिफोर द फायर अ वॉर्न लुकिंग मैजिस्ट्रेट इज वार्मिंग हिज कोट टेल्स। अब कोट टेल्स जो है उस दौर के अंदर आपको मालूम है कि एक ऐसा कोट था जो कि जिसका पीछे वाला हिस्सा बहुत ही लंबा होता था, तो उसको उसका जो पीछे वाला जो लंबा हिस्सा होता था उसको कोट टेल्स कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि एक वॉर्न लुकिंग मैजिस्ट्रेट जो है वो अपनी कोट टेल्स को वार्म कर रहा है, जिससे कि नजर आता है कि ये एक बहुत ही सर्द मौसम है, बहुत ही ज्यादा सर्दी है। और वॉर्न लुकिंग से मुराद ये कि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। वॉर्न आपको मालूम है कि वियर की थर्ड फॉर्म है और वियर का मतलब होता है थक जाना, और वॉर्न लुकिंग का मतलब थका हुआ जो है मैजिस्ट्रेट है सारा दिन मुकदमे सुन सुन के। एंड ही इज स्टेयरिंग एट 2 लिटिल गर्ल्स इन फेडेड ब्लू एंड ऑरेंज रैग्स, यानी कि रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। तो अब देखिए कि सख्त सर्दी है और इसमें जो है जो बच्चियां जो है उन्होंने कोई इतनी अच्छी तरीके से जो है सर्दी के हिसाब से जो है ना लिबास नहीं पहना हुआ है, जबकि जज जो है वो खड़ा हुआ है हीटर के सामने एंड ही इज वार्मिंग हिज coat tails. Who are placed? So the girls are placed before the dock. Dock कहते हैं कटहरा, कटहरा जिसके करीब जो है वो लड़कियां खड़ी हुई हैं। Close to the witness box is a relieving officer. अच्छा, अब ये रिलीविंग ऑफिसर उस दौर के अंदर एक ऐसा ऑफिसर हुआ करता था जिसका मकसद होता था कि सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को जो है ढूंढा जाए या पॉइंट आउट किया जाए जो कि बेसहारा हैं, गुर्बत के मारे हुए हैं और इनको हुकूमत की मदद की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है उस रिलीविंग ऑफिसर ने इन 2 बच्चियों को ढूंढा और उसे रियलाइज हुआ कि ये बच्चियां जो हैं इनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए ताकि हुकूमत इनको अपनी कस्टडी में ले ले। और यहाँ पर इसी चीज का फैसला करने के लिए जज बैठा हुआ है कि क्या वाकई ही इनका वालिद जो है वो इतना गरीब है कि वो अपनी बच्चियों को नहीं संभाल सकता है। अब देखें कि इसका मतलब ये भी हो गया कि ये दौर इस कदर गुर्बत का दौर था कि लोग जानबूझकर भी अपने बच्चों को जो है वो हुकूमत के हवाले करते थे ताकि उनके बोझ से उनकी जान छूट जाए, ताकि वो उनको जो उन्होंने खाना पिलाना है, उनकी तालीम और ये सारी चीजें। So the relieving officer is in an overcoat and a short brown beard. Beside the little girls stand a bald police officer. On the front bench are sitting Barthwick and Roper. मिस्टर बार्थविक जो कि मिसेस जॉन्स के ऊपर जो मुकदमा चलेगा उसके हवाले से वो आया है, और रॉपर जो है वो उसका वकील है। एंड बिहाइंड देम जैक, और उसके पीछे उसका बेटा बैठा हुआ है जैक। ठीक है। In the railed enclosure are seedy looking men and women. तो रेल्ड एनक्लोजर क्या है कि वो जगह जहां पर जो है एक जंगला सा बना होता है और पीछे अवाम के बैठने की जगह होती है, और उसके आगे जो है आपको मालूम है कि लॉयर्स वगैरह बैठते हैं। तो वो जो रेल्ड एनक्लोजर है वहां पर सीडी लुकिंग मैन एंड वुमेन जो है बैठे हुए हैं। सीडी लुकिंग से मुराद है ऐसे लोग जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और गुर्बत के मारे हुए नजर आ रहे हैं, अफलास ज़्यादा लोग हैं। सो सम प्रॉस्पेरस कांस्टेबल सिट और स्टैंड अबाउट, और इर्द गिर्द जो है उनके कुछ कांस्टेबल्स भी जो हैं जो कि उनकी शक्लों से नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉस्पेरस हैं, हेल्थी हैं, तो वो भी उनके इर्द गिर्द हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि
जो लोगों की जो माली हालत होती है वो उनकी अपीयरेंस से भी ना काफी हद तक जाहिर होती है। तो लोगों की माली हालत और अ, यानी कि कांस्टेबल्स की और हुकूमती एहलकारों की माली हालत जो है उनके चेहरों से यहाँ पर आया है। और यहाँ पर जो है अब जज जो है वो बोलना शुरू करता है वापस आकर अपनी सीट पर। मैजिस्ट्रेट इन हिज पैटर्नल फेरोशियस वॉइस हिसिंग हिज एस। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी जज एस की आवाज निकालेगा तो एस की आवाज खास तौर पर जो है बहुत ही नुमायां होकर जो है उसके उसके मुंह से निकलेगी। हाँ, और फेरोशियस का मतलब क्या है कि उसकी आवाज में एक सख्ती है। अच्छा, पैटर्नल का मतलब होता है वालिदों जैसी शफकत। अब ये देखिए कि ये एक इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो चाहे जितनी भी मोहब्बत और नरमी से बात कर ले, लेकिन उसकी आवाज जो है उसमें एक फिरोसिटी है। हाँ, यानी कि वो एक सख्ती का अंसर जो है उसकी आवाज के अंदर जो है आ गया है। और वो कहता है कि नाउ लेट अस डिस्पोज ऑफ दीज यंग लेडीज, कि चलें जी अब हम इन छोटी बच्चियों के मामले से निमट लें। हरकारा जो है वो बुलाता है। अशर जो है वो अदालत के अंदर वो आदमी होता है जो कि गवाहों को बुलाता है और हर चीज की जो है ना वो तरतीब रखता है कि अब किसने आना है किसने नहीं आना है, और लोगों को उनकी जगह बताता है कि उन्होंने कहां पर बैठना है। तो अशर जो है वो कहता है कि टेरिजा लाइवेंस, मॉड लाइवेंस। अब टेरिजा और मॉड जो है उन बच्चियों के नाम हैं, ठीक है। द बाल्ड कांस्टेबल इंडिकेट्स द लिटिल गर्ल्स who remain silent, disillusioned, inattentive। अब disillusion का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सट्रीमली सैड एंड डिसअपॉइंटेड, यानी कि बच्चियां जो हैं वो उनके चेहरे से नजर आ रहा है कि वो कितनी ज्यादा उदास हैं और किस कदर मायूसी उनके चेहरे से टपक रही है। बहुत ही बुरा हाल है। और यकीनन क्यों नहीं बुरा हाल होगा जब आपके पेरेंट्स भी आपको छोड़कर चले जाएं, आपके वालिद साहब भी आपकी कफालत ना कर सकें, तो और आपके आपके रिश्तेदार भी आपको अपने घर में ना आने दें, तो आपकी क्या हालत होगी? आपकी हालत वाकई बहुत बुरी हो जाएगी। तो वो जो है एक सदमा और दुख जो है कि कैफियत में मौजूद है वहां पर। रिलीविंग ऑफिसर, और वो रिलीविंग ऑफिसर को भी अशर बुलाता है कि आप भी आ जाइए। तो रिलीविंग ऑफिसर स्टेप्स इनटू द विटनेस बॉक्स, वो विटनेस बॉक्स के अंदर आता है। अशर, द एविडेंस यू गिव टू द कोर्ट शैल बी द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ, सो हेल्प यू गॉड। किस द बुक, द बुक इज किस्ड। अब ये जैसा कि अमूमन अदालती निज़ाम के अंदर होता है कि इस किस्म की कार्रवाई होती है जब भी कोई आदमी अपनी गवाही देने आता है कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही जो है बाइबल उनके सामने रखी गई और उसने कहा कि जो भी आप कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे, अल्लाह आपकी मदद करे। और उसके बाद जो है वो बाइबल को किस करता है। अब यहाँ पर यानी कि ये भी बहुत ही एक आयरॉनिक किस्म की सिचुएशन है कि द बुक ऑफ गॉड इज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर टेकिंग ओथ्स एंड फॉर किसिंग, नॉट फॉर चेंजिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। के खुदा का कलाम जो है उसका मकसद महज उसके ऊपर हाथ रख के कस्में खाना नहीं है, बल्कि उसका मकसद जो है उससे रहनुमाई हासिल करना है ताकि आपका दिल और दिमाग तब्दील हो और आप दुनिया को तब्दील कर सकें, बेहतर बना सकें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आ सकें। बट इट इज नॉट हैपनिंग हियर। द बुक इज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर टेकिंग ओथ्स एंड फॉर किसिंग। रिलीविंग ऑफिसर, अब रिलीविंग ऑफिसर जो है वो बात करना शुरू करता है इन अ मोनोटोन, pausing slightly at each sentence and that his evidence may be inscribed। inscribe का मतलब आपको मालूम है कि अदालत के अंदर जो कुछ भी बोला जाता है उसको जो है टाइप किया जाता है, लिखा जाता है। तो रिलीविंग ऑफिसर जो है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर जो है वो बात करता है और हर सेंटेंस के एंड में वो थोड़ी देर रुकता है ताकि जो है उसकी बात को लिखा जा सके। इससे पता लगता है कि वो अदालती निज़ाम से वाकिफ है, वो कई दफ़ा यहाँ पर आ चुका है और उसे पता है कि मैंने यहाँ पर कैसे बोलना है। About 10 o'clock this morning, Your Worship, I found these two little girls in Blue Street, Fulham, crying outside a public house. Asked where their home was, they said they had no home. Mother had gone away. Asked about their father had no work. Asked where they slept last night, at their aunt's. I have made inquiries, Your Worship. The wife has broken up the home and gone on the streets. The husband is out of work and living in common lodging houses. The husband's sister has 8 children of her own and says she can't afford to keep these little girls any longer. अब ये है वो इंफॉर्मेशन जो कि रिलीविंग ऑफिसर जज को देता है कि जनाब मुझे ये बच्चियां जो हैं ब्लू स्ट्रीट फुलहैम पर रोती हुई मिली आउटसाइड अ पब्लिक हाउस। अच्छा, पब्लिक हाउस का मतलब क्या है यहाँ पर? पब्लिक हाउस से मुराद है शराब खाना, ठीक है।
तो दैट मीन्स अब वो जगह वहाँ पर कोई अच्छे लोग तो नहीं ना आते होंगे, और वहाँ पर जो है इन बच्चियों का पहुँच जाना ये भी बजाते खुद जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। तो एक पब्लिक हाउस के बाहर जो है ये बच्चियाँ उनको मिली हैं और उन्होंने बताया कि उनकी मदर ने जो है वो घर छोड़ दिया है और उनके बाप ने भी उनको छोड़ दिया है। और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने पिछली रात कहाँ गुजारी, तो उन्होंने कहा कि अपनी आंटी के घर गुजारी, और उसके बाद जो है मैंने इंक्वायरी की है जनाब, और मुझे पता चला है कि उनकी माँ ने जो है वो घर छोड़ के चली गई है एंड गॉन ऑन द स्ट्रीट्स। अच्छा, गॉन ऑन द स्ट्रीट्स का मतलब ये है कि शी एक्चुअली है इज अ लेडी ऑफ बैड कैरेक्टर, या फिर जो है वो बुरे लोगों में चली गई है। हाँ, तो अब ये भी जो है यानी कि हालत है कि लोग जो है वो इज्जत की जिंदगी जो है नहीं गुजार पा रहे हैं, और वो एक बुरी जिंदगी को जो है ना गुजारने का जो है ना वो फैसला उन्होंने कर लिया है, बिकॉज रोजगार नहीं है मुआशरे के अंदर और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। अब ये वो दौर है स्टूडेंट जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, और जिसके अंदर इंग्लैंड की हालत जो थी, मुआशी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। अब और हस्बैंड भी जो है वो आउट ऑफ वर्क है और कॉमन लॉजिंग हाउसेस के अंदर रह रहा है, और ये कॉमन लॉजिंग हाउसेस जो थे ये हुकूमत ने इसलिए बनाए थे कि गरीब लोग जो हैं यहाँ पर आकर रात गुजार सकें। और वो बताता है कि हस्बैंड ने अपनी बच्चियां जो थी वो अपनी बहन के घर छोड़ी थी, लेकिन उसकी बहन ने अब उनको निकाल दिया है, ये कहकर के मैं अब इनको मजीद अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे आगे ही 8 बच्चे हैं, लिहाजा आई कैन नॉट अफोर्ड देम एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर का मतलब मजीद। मैजिस्ट्रेट रिटर्निंग टू हिज सीट बीनीथ द कैनोपी ऑफ जस्टिस, और वो इंसाफ की छत के नीचे आते हुए वो कहता है कि नाउ लेट मी सी, यू से द मदर इज ऑन द स्ट्रीट, व्हाट एविडेंस हैव यू ऑफ दैट? और रिलीविंग ऑफिसर कहता है कि आई हैव द हस्बैंड हियर योर वर्शिप। अब देखें कि मैजिस्ट्रेट चाहता है कि मुझे बताओ कि क्या एविडेंस है कि इसकी मदर जो है वो ऑन द स्ट्रीट है, यानी कि वो घर छोड़कर जो है वो एक बुरी जिंदगी गुजारने चली गई है। तो यहाँ पर जो है रिलीविंग ऑफिसर कहता है कि आई हैव द हस्बैंड हियर योर वर्शिप, और मैजिस्ट्रेट कहता है कि वेरी वेल देन लेट अस सी हिम, ठीक है फिर उसे बुलाओ। देयर आर क्राइज ऑफ लाइवेंस। अब देखिए यहाँ पर वो बच्चियां जो हैं वो जैसे उनको उनका बाप नजर आता है तो वो रोना शुरू कर देती हैं। अब ये भी एक इमोशनल सीन है ना इस ड्रामे के अंदर। द मैजिस्ट्रेट लीन्स फॉरवर्ड एंड स्टेयर्स विद हार्ड कंपैशन एट द लिटिल गर्ल्स। और मैजिस्ट्रेट जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़कर, लीन फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे को झुकना, आगे थोड़ा झुककर जो है वो कंपैशन के साथ जो है उन लड़कियों को देखता है, हमदर्दी के साथ। लेकिन देखें कि जो हमदर्दी है उसकी उसमें भी जो है लोग उसको देखकर डर जाएंगे। तो वो कहता है कि he leans forward and looks at the girls, stares at the girls with heart compassion, क्योंकि बच्चियां रो रही हैं। लाइवेंस कम्स इन, लाइवेंस यानी कि वो जो उनका बाप है बच्चियों का, वो अंदर आता है। ही इज क्वाइट विद ग्रिजल्ड हेयर, यानी कि ग्रिजल्ड हेयर का मतलब क्या है कि ऐसे बाल जो कि जगह जगह से सफेद हो रहे हैं, और वो क्वाइट है। क्वाइट का मतलब क्या है? खामोश। एंड अ मफलर फॉर अ कॉलर, और सर्दी है तो उसने मफलर पहना हुआ है अपने गर्दन के इर्द गिर्द। ही स्टैंड्स बिसाइड द विटनेस बॉक्स एंड he stands beside the witness box, और वो विटनेस बॉक्स के साथ आकर खड़ा हो जाता है। जज कहता है कि and you are their father, now why don't you keep your little girls at home? How is it you leave them to wander about the streets like this? याद रखें कि जज जो है वो बार बार एस की आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा जोर से निकालता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो वो कह रहा है कि तुम इनके बाप हो और कैसे तुम अपनी बच्चियों को जो है रोड पर छोड़ दिया, और जो है इस तरीके से वो गलियों में वॉन्डर अबाउट, माना रुल रही हैं बेचारी, दर पदर भटक रही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि लाइवेंस जो है वो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो उसका एक्सेंट भी जो है वो जाहिर करेगा उसकी इलिटरेसी को या नाख्वानदगी को कि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। I've got no home, your worship. I'm living from hand to mouth. I have got no work and nothing to keep them on. कि मेरे पास जो है कोई काम नहीं है, मैं हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा हूँ, माना बहुत ही ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रहा हूँ, और मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों को जो है वो सस्टेन कर सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। मैजिस्ट्रेट कहता है कि हाउ इज इट दैट, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखें ये सवाल जो है, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसके आगे लिखा है कि इट्स अ वेरी आयरॉनिक क्वेश्चन, यानी कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि लोग गुर्बत की किस सतह पर पहुंच चुके हैं और क्या हालत है उनका। लिहाजा मैजिस्ट्रेट का ये पूछना जो है वो बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली बात है कि हाउ इज दैट, कि ऐसा कैसे हो सकता है। और लाइवेंस अशेमेडली मींस बहुत ही शर्मिंदगी के आलम में कहता है कि माय वाइफ शी ब्रोक माय होम अप एंड pawned the things
कि मेरी बीवी जो है वो घर छोड़ के चली गई। ब्रोक होम का मतलब क्या है? जब औरत के हवाले से कहा जाए कि उसने घर छोड़ दिया है, ब्रेक होम कर दिया है, तो इसका मतलब है कि वो घर छोड़ के चली गई। एंड पॉन्ड थिंग्स, कि उसने मेरे घर का सामान सारा गिरवी रखकर जो है वो पैसे लेकर भी चली गई है। माई वाइफ शी ब्रोक माई होम अप एंड पॉन्ड द थिंग्स। मैजिस्ट्रेट कहता है कि बट व्हाट मेड यू लेट हर, लेकिन तुमने उसे ऐसा करने पर मजबूर क्यों किया? अब यहां पर मैजिस्ट्रेट जो है वो ये समझ रहा है कि यकीनन इस आदमी के अंदर ही कोई ना कोई ऐसी बात है कि इसकी बीवी इससे नाराज होकर ये सब कुछ करके चली गई। और लाइवेंस कहता है कि योर वर्शिप, आई हैड नो चांस टू स्टॉप हर, शी डिड इट व्हेन आई वाज आउट लुकिंग फॉर वर्क। कि मैं उसे ऐसा करने से इसलिए नहीं रोक सका कि मेरे पास मौका ही नहीं था उसे रोकने का। अब मैं घर पे नहीं था और मैं बाहर निकला हुआ था काम ढूंढने के लिए, काम की तलाश में। मैजिस्ट्रेट कहता है कि डिड यू इल ट्रीट हर, कि क्या तुम उसे मारते थे? लाइवेंस एम्फेटिकली, अच्छा आप एम्फेटिकली आप तब बात करते हैं जब आप अपनी कोई बात सच साबित करना चाहते हैं या आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया जा रहा हो और आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। तो लाइवेंस भी उसी तरह से कहता है कि आई हैव नेवर रेज्ड माय हैंड टू हर इन माय लाइफ योर वर्शिप, कि नहीं नहीं मैंने कभी उस पर अपनी जिंदगी में हाथ नहीं उठाया। मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि देन व्हाट वाज इट, डिड शी ड्रिंक, अच्छा तो फिर क्या वजह थी, क्या वो शराब पीती थी? और इस पर लाइवेंस कहता है कि यस योर वर्शिप, हाँ हाँ बिल्कुल। और मैजिस्ट्रेट कहता है कि वाज शी लूज इन हर बिहेवियर, कि क्या वो अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी? और लाइवेंस इन अ लो वॉइस, क्योंकि अब ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है इसको एक्नॉलेज करना, तो वो बहुत ही आहिस्ता से कहता है कि यस योर वर्शिप, हाँ हाँ बिल्कुल जनाबे वाला। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है डिड शी ड्रिंक, तो वो एक्नॉलेज करता है कि यस शी ड्रिंक। तो अब ये ड्रिंकिंग भी जो है इट्स अ साइन ऑफ डिप्रेशन इन द सोसाइटी, कि जब लोग जो हैं इस किस्म की चीज़ों में अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और कुछ ऐसा हम करें ताकि हमें ज़िंदगी के दुख जो है वो याद ना रहें। तो दैट इज़ व्हाट इज़ शी डूइंग। एंड वो कहता है कि यहाँ पर जो है, और मैजिस्ट्रेट कहता है कि एंड वेयर इज शी नाउ, और अब वो कहाँ है? और लाइवेंस कहता है कि आई डोंट नो योर वर्शिप, शी वेंट ऑफ विद अ मैन एंड आफ्टर दैट आई, कि पता नहीं वो किसी आदमी के साथ चली गई और उसके बाद मैं। और मैजिस्ट्रेट उसकी बात को काटता है और कहता है कि यस यस, हु नोज एनीथिंग ऑफ हर, टू द बाल्ड कांस्टेबल, इज शी नोन हियर, कि क्या कोई उसे जानता है यहाँ पर? और रिलीविंग ऑफिसर कहता है कि नॉट इन द डिस्ट्रिक्ट योर वर्शिप, बट आई हैव एसरटेन्ड दैट शी इज वेल नोन, कि इस डिस्ट्रिक्ट में तो कोई भी उसे नहीं जानता है, लेकिन मैंने इस बात की अच्छी तरह छानबीन कर ली है। एसरटेन का मतलब छानबीन करना, दैट शी इज वेल नोन, के उसे सब लोग जानते हैं और उसकी रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस यस वी विल स्टॉप एट दैट, कि ठीक है हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। नाउ टू द फादर, अब वो यानी कि लड़की के बाप से बात करता है कि यू से दैट शी हैज ब्रोकन अप योर होम एंड लेफ्ट दीज लिटिल गर्ल्स, व्हाट प्रोविजन यू मेक फॉर देम, यू लुक अ स्ट्रांग मैन, कि ठीक है तुमने कहा कि तुम्हारी बीवी घर छोड़ के चलेगी, लेकिन अब अपनी बेटियों का तुम कैसे ख्याल रख सकते हो? व्हाट प्रोविजन कैन यू मेक फॉर देम, और तुम काफी हट्टे कट्टे आदमी लगते हो। अब यहाँ पर लाइवेंस कहता है कि सो आई एम योर वर्शिप, आई एम willing enough to work, but for the life of me I can't get anything to do, कि for the life of me जो है, अब यहाँ पर एक मुहावरा है कि आप मुझसे कसम ले लीजिए कि मैं जितनी भी कोशिश करूं मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। और मैजिस्ट्रेट कहता है कि बट हैव यू ट्राइड, तुमने कोशिश भी की काम ढूंढने की? और लाइवेंस कहता है कि आई हैव ट्राइड एवरीथिंग योर वर्शिप, आई हैव ट्राइड माय हार्डेस्ट। अब देखें कि एच की आवाज जो है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं निकालता है, लिहाजा जहां कहीं भी एच की आवाज आएगी वहां पर राइटर ने एच का वर्ड लेटर जो है उसको उसने यानी कि ओमिट कर दिया है, ताकि पढ़ने वाले को पता लगे कि इस आदमी के बोलने का अंदाज कैसा होगा। और यही एक ड्रामा लिखने वाले की क्वालिटी है कि वो जब भी किसी किरदार को लिखता है तो उसका अंदाजे बयान, उसका पूरा जो है एक्सेंट, उसका बोलने का अंदाज जो है वो भी वो कोशिश करता है कि पढ़ने वाले तक पहुंचाए या देखने वाले को महसूस कराए कि वो कैसे बोलता है। So I've tried everything, my worship. I've tried
माई हार्डेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैजिस्ट्रेट कहता है कि वेल देयर इज अ साइलेंस। अब यहां पर खामोशी हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद रिलीविंग ऑफिसर कहता है कि इफ योर वर्शिप थिंक्स इट्स अ केस माय पीपल आर विलिंग इनफ टू टेक दैम। अगर आप समझते हैं कि इट्स अ केस का मतलब क्या है कि अगर आप इसे मुनासिब समझते हैं। इट्स अ केस जो यहाँ पर लफ्ज यूज हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप मुनासिब समझते हैं कि मुझे इन बच्चियों को गवर्नमेंट की कस्टडी में दे देना चाहिए या ले लेना चाहिए हमें इसलिए अपनी कस्टडी में, सो माय ऑफिसर्स आर विलिंग इनफ टू टेक देम, तो मेरे लोग जो हैं वो इनको ले लेंगे। मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस यस आई नो बट आई हैव नो एविडेंस दैट दिस मैन इज नॉट प्रॉपर गार्डियन फॉर हिज चिल्ड्रन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इतनी छानबीन कर रहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ही ये आदमी इस काबिल नहीं है कि अपनी बेटियों को नहीं संभाल सकता। उसकी वजह यही है कि गुर्बत की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अपने बच्चों को उस मुआशरे के अंदर छोड़ रहे थे, और अब हुकूमत को शक होना शुरू हो गया था कि यार कहीं लोग जानबूझकर तो नहीं अपनी बच्चियों को छोड़ रहे हैं या अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि मैं पूरी तरह छानबीन करना चाहता हूं, एविडेंस चाहता हूं कि वह आदमी वाकई इस काबिल नहीं है। He rises and goes back to the fire. अब देखें कि सर्दी है तो उसे दोबारा सर्दी लगती है और दोबारा फायर की तरफ जाता है टू वार्म हिमसेल्फ। और यहाँ पर आप इमेजिन करें कि वो बच्चियां किस कदर यानी कि एक इनसफिशिएंट ड्रेस के अंदर हैं और उनको कितनी सर्दी लग रही होगी उन छोटी बच्चियों को। तो रिलीविंग ऑफिसर कहता है द मदर योर वर्शिप इज एबल टू गेट एक्सेस टू देम, कि इनकी माँ जो है वो इन्हें उनके हवाले भी किया जा सकता है। और मैजिस्ट्रेट कहता है कि यस यस द मदर ऑफ कोर्स इज एन इम्प्रॉपर पर्सन टू हैव एनीथिंग टू डू विद देम टू द फादर। वेल नाउ व्हाट डू यू से, अब तुम क्या कहते हो। और लाइवेंस कहता है कि योर वर्शिप आई कैन ओनली से दैट इफ आई कुड गेट वर्क आई शुड बी ओनली टू विलिंग टू प्रोवाइड फॉर देम, बट व्हाट कैन आई डू योर वर्शिप, here I am obliged to live from hand to mouth in these common lodging houses. I am a strong man. I'm willing to work. I am half as alive again as some of them. But you see, your worship, my ear turned a bit owing to the fever touching his hair. And that's against me. And I don't seem to get a chance anyhow. और लाइवंस जो है यहाँ पर यही कहता है कि जनाब अगर मुझे काम मिले तो मैं काम करने को तैयार हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं तो खुद जो है लॉजिंग हाउसेस में रहता हूँ जहाँ पर बहुत सारे जो है मफलूकुल हाल और बेसहारा लोग रहते हैं, और मैं काफ़ी मजबूत आदमी हूँ, कम अज़ कम ये जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं इनसे तो ज़्यादा ही मजबूत हूँ। यानी कि जितनी बुरी हालत इनकी है इन सबसे ज़्यादा जो है मैं बेहतर हूँ। ये भी कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है जितने लोग आपके सामने गरीब लोग मुकदमा सुन रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं, और लोग जो है मेरे बालों को देखकर यही अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये बूढ़ा आदमी है, ये इतनी काम नहीं कर सकेगा, इतनी मेहनत नहीं कर सकेगा। और ये सफ़ेद बाल जो है इनकी वजह से जो है मुझे लोग काम नहीं देते हैं। आई डोंट सीम टू गेट अ चांस एनी हाउ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चांस देगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ भी देखने वाली है कि लोग जो हैं वो ऐसे बूढ़े लोगों को काम क्यों नहीं देते। उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे या जवान लोग जो हैं वो काम करें ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15-15, 16-16 घंटे जो है उनसे काम लें, जबरी मुशक्कत लें और बहुत ही थोड़े मुआवजे पर ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें। और उनको लगता था कि यार ये बड़ी उम्र के लोग तो इतना काम कर नहीं सकेंगे, लिहाजा वो उनको जॉब नहीं देते। तो ये भी प्रॉब्लम जो है आप याद रखिए कि सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अब मैजिस्ट्रेट जो है वो कहता है कि यस यस well I think it's a case, यानी कि वो अब जो है रिलीविंग ऑफिसर को कहता है कि मेरा ख्याल है कि यही मुनासिब है कि इन बच्चियों को, तो इट्स अ केस का मतलब यहाँ पर यही है कि यही मुनासिब है कि इन बच्चियों को गवर्नमेंट की कस्टडी में ले लिया जाए। स्टेयरिंग हिज हार्डेस्ट एट द लिटिल गर्ल, और वो जो है बच्चियों को जो है देख रहा होता है, और यकीनन अपनी तरफ से तो जो है वो नरमी से ही देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों के अंदर भी एक ऐसी यानी कि सख्ती है कि बच्चियां भी यकीनन उसको देखकर डर रही होंगी उस जज को। और वो कहता है कि नाउ आर यू विलिंग दैट दीज गर्ल्स शुड बी सेंट टू अ होम, यानी कि वो उनके बाप से पूछ रहे हैं कि क्या तुम विलिंग हो, क्या तुम चाहते हो कि इन लड़कियों को जो है किसी होम में यानी कि गवर्नमेंट की कस्टडी में ले लिया जाए, किसी यतीम खाने वगैरह में जो है डाल लिया जाए, ऑर्फेनेज के अंदर। ऑर्फेनेज का मतलब यतीम खाना। और लाइवेंस कहता है कि यस योर वर्शिप
आई शुड बी वेरी विलिंग। हाँ बिल्कुल जनाबी वाला, मैं यही चाहता हूँ। अब बाप जो है अब क्या करे यहाँ पर, आप देखें ना कि वो अपनी बच्चियों को जो है संभाल नहीं सकता है। इससे ज्यादा तकलीफ दे बात जो है वो किसी भी बाप के लिए हो नहीं सकती है। और वो बेचारा जो है खुद चाहता है कि उनकी बेटियां जो है उससे दूर रहें और गवर्नमेंट की कस्टडी में चली जाएं। मैजिस्ट्रेट कहता है कि वेल आई रिमांड दैम का मतलब क्या है कि मैं इनको गवर्नमेंट की कस्टडी में दूंगा फॉर अ वीक, सिर्फ एक वीक के लिए। ब्रिंग दैम अगेन टुडे वीक, इफ आई सी नो रीजन अगेंस्ट इट देन आई विल मेक एन ऑर्डर। तो कहता है कि ठीक है, अगले हफ्ते दोबारा आइएगा इसी दिन, और अगर मैं देखता हूं कि वाकई ये इस काबिल नहीं कि अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता, तो देन आई विल मेक एन ऑर्डर, तो मैं फिर पक्का ऑर्डर करूंगा कि इन बच्चियों को गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। और रिलीविंग ऑफिसर कहता है कि टुडे वीक योर वर्शिप, कि आज ही के दिन आएंगे योर वर्शिप। और उसके बाद द बार्ड कांस्टेबल टेक्स द लिटिल गर्ल्स आउट by the shoulder. The father follows them. The magistrate, returning to his seat, bends over and talks to his clerk inaudibly. Inaudibly का मतलब क्या है कि वो आहिस्ता से बात कर रहा है ताकि दूसरे लोग सुन ना सके। मैजिस्ट्रेट अपने क्लर्क से बात कर रहा है, यानी कि मुकदमे के बाद जो भी कार्रवाई लिखनी है, जो कुछ भी उसने हिदायत देनी अपने क्लर्क को दे रहा है कि ये लिखो इस मुकदमे के हवाले से। और बच्चियों को जो है वो कांस्टेबल बाहर लेकर चला जाता है। और यहाँ पर जो है लाइवंस गर्ल्स का केस जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये एक बहुत ही तकलीफ दे और दिल खराश सूरत हाल है जो कि हमें देखने को मिली। और मिस्टर बार्थविक भी इस मुकदमे को देख रहा है अपने मुकदमे से पहले, और वो बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करता है कि यार हमें तो पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर इस कदर बुरी सूरत हाल है, तो लिहाजा मैं ज़रूर यकीनन जो है पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से आवाज़ उठाऊंगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक तंजिया बात है स्टूडेंट्स के। देखें कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि लोग किस कदर बुरे हाल के अंदर रहते हैं और क्या हालत है लोगों की, और अब अदालत के अंदर जो है वो आया है तो उसे पता चल रहा है कि इस किस्म की सूरत हाल में फैमिलीज मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो है आप देखें कि उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि मेरे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मेरी जो यानी कि मुनाफकत है और लैक ऑफ एम्पैथी है, उसकी वजह से मैं भी मिसेस जॉन्स के साथ जो नाइंसाफी करूंगा तो एक ऐसी ही फैमिली मैं क्रिएट कर दूंगा जो कि लाइवंस फैमिली जैसी होगी। क्योंकि जब इस औरत के पास जॉब नहीं होगी और इसका हस्बैंड जो है जेल चला जाएगा और उसके बाद उसको भी कहीं जॉब नहीं मिल सकेगी, तो फिर यकीनन यही हाल होगा कि ये बच्चे भी जो है मिसेस जॉन्स के, वो भी जो है फाकों की हालत में आ जाएंगे और रोड पर जो है वो घूमेंगे। तो वी विल मूव फॉरवर्ड इन दिस प्ले इन आवर नेक्स्ट रीडिंग। स्टूडेंट्स रीडिंग नंबर 3 में जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।